एक एक करके ट्रेड्स लेते हैं यहाँ इस समय मार्केट में क्या करना है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। काबा सर बताइए क्या ट्रेड लें इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए और स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। इसमें एक ब्रेक डाउन है, ट्रेड कर रहा है 5574 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 5600 का, ज्यादा नहीं, 24 रुपए का। टारगेट अंदर डाउन साइड 5500 के। डीवीज लैब शॉर्ट। ओके, दिवीज लैब शॉर्ट हो गया 5578 पे। ठीक है, ये शिल्पा जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा भी सेल साइड में रहेगा गुजरात गैस में। गुजरात गैस यहाँ से मुझे लगता है 460 के लिए एक डाउन साइड मूव के लिए तो रेडी है, तो 492 के स्टॉप लॉस से आप गुजरात गैस के फ्यूचर्स में सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 460। किसी को ऑप्शंस के थ्रू करना है तो एट द मनी 480 का पुट ऑप्शन जो रफली 5 रुपए 10 पैसे में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3 रुपए का मेंटेन कीजिए। यहाँ से 7 से लेके 9 के टारगेट्स के लिए भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात गैस सेल साइड की ट्रेड। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया आज के सत्र में? ठीक, गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, गेल में गैस अथॉरिटी में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। फ्रेश ब्रेकडाउन कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे गेल के फ्यूचर में जो 169 चल रहा है उसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 172.50 के रहेंगे गेल के फ्यूचर में, और टारगेट रहेंगे 162 रुपए के, 162 के। चाहे तो 170 वाला पुट ऑप्शन फरवरी मंथ का ले सकते हैं। 8 रुपए का ट्रेड हो रहा है, उसमें 5.90 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है 170 के पुट ऑप्शन में, और टारगेट सेट करने हैं 13 रुपए के। चलिए राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक किया आपने? गुड आफ्टरनून अनुज जैन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज देखिए सेल साइड का ट्रेड होगा और वो रहेगा आईआरबी इंफ्रा। एक सीरियस ब्रेकडाउन 52 के नीचे है, 49.65 ये करंट मार्केट प्राइस है, तो बेचिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 51। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 46 टू 45 का। एक छोटा ट्रेड मिल रहा है लेकिन परसेंटेज टर्म में अच्छा मिल रहा है, तो आईआरबी इंफ्रा लुक्स वीक टू मी। 64 पे आपका ये यहाँ पे सेल कॉल, और मीनवाइल निफ्टी है डेलो 825 बाइट्स 825 उस धुरी के बेहद नज़दीक जो इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पुट राइटर्स का जोन था, बिल्कुल डेलो पर ट्रेड करता। अमित सेठ जी आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का शॉर्ट ट्रेड रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। स्टॉक ने आज अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, और देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी वीकली चार्ट्स में, दैट आल्सो हैज बीन ब्रोकन। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी वीक है, डाउनसाइड सजेस्ट कर रहे हैं। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1420, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1350 और 1330 के। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे सेल साइड के ट्रेड अमित जी की तरफ से आते हुई। सनी जी वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से बाजार में बिकवाली हावी होती नजर आ रही है हमें, क्या लग रहा है आपको, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, कहीं बेट लग सकता है? क्या रणनीति आपके ओर से आते हुए नजर आएगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड आई थिंक यस डेफिनेटली जहाँ आउटलुक थोड़ा बेहतर लग रहा है, हालांकि सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो कंपनीज के नतीजे आ चुके हो और जहाँ आउटलुक कंपनी ने अच्छे दिए हैं, वहाँ ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अगर मैं एक स्टॉक को पिक करना चाहूंगा तो वो रहेगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। काफी बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, जहाँ हमने देखा कि सेल्स और पैड जो है तकरीबन 30% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखा था। और अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की भी बात करें तो जो 3.2 मिलियन टन का वॉल्यूम FY25 में आएगा, ये हमें लगता है कि बढ़कर 4 मिलियन टन और 4.8 मिलियन टन 26 और 27 में आते दिखेगा। प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 800 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी FY25 में दर्ज करेगी, जो बढ़कर के 1600 करोड़ FY27 में हो जाएगी। तो हमने इसका जो प्राइस टारगेट रखा है 1800 का रखा है, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब्स आपका पसंदीदा स्टॉक है। ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए, और थोड़ा ट्रेड्स को लाइट ही रखेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं। हाँ, लेकिन शॉर्ट कॉल सारी की सारी पूरी हुई अब तक की। पर अनुज, आज सुबह जब मैं यूएस मार्केट और इनफैक्ट यूएस मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, या फिर ओवरसीज़ मार्केट के बारे में देख रहे थे, यूएस ने जिस तरीके से कोलंबिया के ऊपर रिटेलिएट करा, आई मीन ये शायद ट्रम्प की इस बार की जो अब तक की कार्यशैली है उसका सबसे सेंट्रल पॉइंट यही है। आई मीन टैरिफ्स। अब चाइना बचा है, भारत, बाकी कनाडा। क्या लग रहा है, ये भी एक प्रेशर पॉइंट रहेगा क्या इनके पूरे टेन्योर में? अब सुबह सुबह बैठ के ट्विटर देखते रहो है या ट्रुथ सोशल, जो भी वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए वीरू क्या है कि
डोनाल्ड ट्रंप एक मैवरिक हैं और ऑब्वियसली वो किस तरीके से कब रिएक्ट करेंगे आई थिंक किसी को नहीं पता, लेकिन जो कोलंबिया वाला जो इंसिडेंट हुआ उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि वो जो कह रहे हैं वो करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो जैसे कहते हैं ना गीदड़ भभकी होता है जो, वो नहीं है। और कंपेयर टू फर्स्ट टर्म और इस टर्म में एक फ़र्क है। इस टर्म में आई थिंक वो ऑल आउट जाने का मन बना चुके हैं आई थिंक यूएस इंटरेस्ट को लेकर। अब हो सकता है वो आगे जाके हमारे लिए फ़ायदे की बात रहे, ज़रूरी थोड़ा है कि नुकसान ही हो, कुछ ना कुछ नया नॉर्मल वहाँ से भी निकल के आ सकता है। लेकिन अभी तक मार्केट को उसके बारे में कुछ शायद पता नहीं है ज़्यादा, तो इसके लिए थोड़ा मार्केट को टाइम लग रहा है इन चीज़ों में। लेकिन ये देखिए, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी यहाँ बैठकर इस सक्षम है कि ये डिसाइड कर सके कि किन गुड्स पर क्या टैरिफ लगेगा, उससे मार्केट कहाँ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट अननोन है जो हमने शायद, जैसे मतलब मार्केट हर साइकिल में कुछ ना कुछ नया सिखाता है। अगले 4 साल में हम कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे, लेकिन ये तो है कि ये मार्केट को एक कम्प्लीटली अननोन मिला ज़रूर है इसकी वजह से। और अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जो पहले होता था ना, एक समय सुबह सुबह उठ के आप देखते हैं कि कहीं कुछ नई ट्वीट तो नहीं आ गई, कहीं कुछ नया ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं आ गया, उस पर क्लियरली आपका फोकस बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी स्पीच से करीब करीब एक बार आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स, मैं इसीलिए ये यूएस की और आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया का जो एक्शन हुआ टैरिफ का मैं लेके आया, क्योंकि बहुत ही वाइल्ड तरीके से डाउ फ्यूचर्स, आई मीन हमारे पास जो एक मीनिंगफुल पुल बैक की अगर कोई गुंजाइश बन रही थी तो उसको भी बिल्कुल धराशायी कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स के बिहेवियर। नेस्डेक फ्यूचर्स 650 अंक नीचे। मैं कुछ देर में आई थिंक यूएस के नेस्डेक के चार्ट्स देखूंगा, बट अनुज हमने मोर और लेस आईटी के नंबर्स भी देख लिए, बट नंबर्स ठीक ठाक थे, कुछ नंबर्स के साथ इंडिविजुअली इशू था, लेकिन हमने ठीक ठाक तरीके से हैंडल कर लिया। बट क्या हम फाइनली, अब मैं निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट देखूं तो निफ्टी आईटी भी अब 100 EMA के नीचे है, और मेरे ख्याल से ये जून के बाद पहली बार हो रहा है अनुज जब इतना डिसाइसिवली नीचे हैं। तो क्या ये नेस्डेक का प्रेशर हम झेल पाएंगे, और ऐसे में क्या आईटी में भी डैमेज हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, जो कि अब तक की एक फिर भी सिक्योर स्पेस है? अब तक हमने कंपनीज की कमेंट्री सुनी है, मुझे नहीं लगता कि आपको आईटी में इतना घबराने की ज़रूरत है। और अब तक तो यही होता आया है कि नॉर्मली आईटी में इस तरीके की करेक्शन में बाइंग आती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आईटी स्टॉक्स में पिछले साल अच्छी खासी रैली हुई थी, तो हो सकता है इस साल मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में भी हो। आईटी पर अभी भी हम कम गिरे हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। अगर आप देखें आईटी इंडेक्स पर हम कितना गिरे हैं, मेरे ख्याल से टॉप से 8% के करीब गिरे होंगे, जबकि निफ्टी पर हम टॉप से अब करीब 13%, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो उससे भी कई ज़्यादा गिर चुके हैं। तो आई थिंक वीरू, जैसा भी कोफोज के नंबर्स में भी हमने देखा था, सेलेक्टिवली मुझे लग रहा है कि अभी भी निफ्टी आईटी में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और गिरावट में मुझे लग रहा है कि अभी भी ये एक ऐसी स्पेस होगी जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। 1-to-1 कोरिलेशन नैस्डैक के साथ मुझे नहीं लगता कि इतना होगा। इसका चार्ट अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। कि चलिए यहाँ पे थोड़ा यूएस मार्केट को लेकर और यूएस फ्यूचर्स में जो परेशानी है, दिक्कत है, उसको लेकर थोड़ी सी बातचीत कर ली। लेकिन एक बार लेके आइए निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। शिल्पा जी, मैं इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से रीड भी कर रहा था। इनफैक्ट आप 5 दिसंबर के ऑनवर्ड्स देखिए, 5 दिसंबर नहीं, जनवरी के ऑनवर्ड्स तमाम एफएमसीजी काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया, लाइक डाबर, लाइक मैरिको, लाइक टाटा कंज्यूमर, कोलगेट ने भी एक पॉसिबिलिटी तलाशी थी। यहाँ पुट राइटिंग विजिबल थी, मैं कल इनफैक्ट देख भी रहा था। आप कंफर्टेबली इस बजट में किस एफएमसीजी स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे जहां पे आपको लगता है कि पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, रिवॉर्ड अच्छा खुला है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कोलगेट पे ध्यान दे सकते हैं। कोलगेट रफली 2700 जोन्स पे ही है, और ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 2700 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी है। तो अगर ये 2680 2670 तक होल्ड करता है और ये आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक टुवर्ड्स 2850 से 2900 आपको बहुत क्विक कोलगेट में मिल सकता है। तो कोलगेट ऑफ कोर्स एफएमसीजी पैकेट में मेरे लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर दिस बजट प्ले। ठीक है, अब एक्सीडेंट ऑफ द डे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं। बाजार के फोकस में है आज सीडीएसएल और लॉरस लैब के शेयर, क्योंकि नतीजों के बाद दोनों में ही देखें आप तो तेज गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों दोनों शेयर हुए हैं आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, बताने के लिए जुड़ी हुई है मेरे साथ मिताली। बताइए। सबसे
पहले अगर मैं CDSL की बात करूं तो यहाँ रेवेन्यू में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। 359 करोड़ का पिछले क्वार्टर का आंकड़ा था जो कि अभी घटकर 298 करोड़ पर देखने को मिला। साथ ही प्रॉफिट की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 20% की गिरावट देखने को मिली है। 160 करोड़ से आंकड़ा 130 करोड़ पर आ गया है। तो Q3 का जो ये निराशजनक नतीजे रहे, इससे आज स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटिंग नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजैक्शन चार्जेस से जो इनकम आती है वहाँ पे भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो 83 करोड़ से घटकर 59 करोड़ पर देखने को मिले हैं। 29% की यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट। साथ ही ऑनलाइन डेटा चार्जेस से जो इनको इनकम आती है वहाँ पे भी हमें 23% की अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली और 51 करोड़ पर वो इनकम रिकॉर्डेड देखने को मिली। डीमैट कस्टडी जो है वो 78 लाख करोड़ थी पिछली तिमाही में, जो अभी घटकर 75 लाख करोड़ पर आ गई है। नेट डीमैट अकाउंट्स की बात करूँ तो पिछले तिमाही में इन्होंने 118 लाख के नए डीमैट्स खोले थे, जो कि अभी घटकर सिर्फ 92 लाख ही रह गए। और कंपनी का IT खर्च भी है वो पिछले तिमाही से इस तिमाही में काफ़ी बढ़ गया, 24 करोड़ से 30 करोड़ तक। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, इससे आज इस काउंटर में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ लॉरस लैब्स की, तो एक बड़ी खबर का ऐलान यहाँ पे हुआ था। US ने WHO से अलग होने की जो घोषणा करी है, उसके चलते WHO का बजट की अगर मैं बात करूँ तो वो करीबन $5 अरब का है, जिसमें से $1 अरब तो केवल US से ही आता है। तो US सरकार का जो ग्लोबल फंड है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, और ये जो फंड है पर्टिकुलरली ये HIV, मलेरिया और TB कार्यक्रम में यूज़ आता है। तो US सरकार का ये एंट्री रेट्रोवायरल जो फंडिंग है 75% कंट्रीब्यूट करती है। और लॉरस लैब की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 40% जो रेवेन्यू है वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है। एबिटा मार्जिन में भी हमें 40% तक 30 से 35% तक यहाँ पे इसका असर देखने को मिलता है। और फंडिंग के बाद जब ये बंद हुई है तो इससे प्राइसिंग में काफ़ी असर देखने को मिल सकता है लॉरस लैब्स में। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। रेवेन्यू में हमें 18.4% का इजाफा देखने को मिला है, 1415 करोड़ पर इनका रेवेन्यू बुक हुआ। एबिटा भी 57% से बढ़कर 286 करोड़ पर बुक हुआ है। मुनाफे भी 2.5 गुना बढ़ोतरी। और मार्जिन में भी बात करूँ तो 15.25% से बढ़कर यहाँ 20% का मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो CDMO में 89% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को, ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली। 400 करोड़ का CDMO पर्टिकुलर सेगमेंट से यहाँ पे आता नजर आया है। APIs में भी 7% की ग्रोथ, फॉर्मुलेशन से 19% और बायोटेक में 14% की अच्छी सेगमेंटल ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आज ये दोनों काउंटर्स में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। दोनों काउंटर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट। थैंक यू मिताली तमाम जानकारी के लिए। अमित जी, CDSL का चार्ट देखें, आज इसमें हालांकि गिरावट देखने को मिल रही है रिजल्ट के बाद, लेकिन एक महीने का भी चार्ट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली इस पर्टिकुलर काउंटर ने झेली है। 23% से ज़्यादा लुढ़क गया एक महीने में। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? जी श्रेया जी, काफी वीक चार्ट है। स्पेशली आज का जो प्राइस एक्शन देखें, दैट गैप डाउन के साथ जिस हिसाब से स्टॉक पीछे खुला और उसने अपना 200 डेमो और वीकली सपोर्ट जो कि लगभग 1370-75 के आसपास आता था वो भी तोड़ दिया है। फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 10% डाउन है, लेकिन इट्स अ वीक स्टॉक। मे बी इट्स हेडेड फॉर 1300-1275। किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ उसे मेंटेन करें। बिल्कुल। CDSL यहाँ पर बड़ी गिरावट, एक महीने में करीब 24% की गिरावट। लॉरस लैब्स, सनी आपका कोई व्यू है क्या स्टॉक पर आज जिस तरीके से गिरा है? आई थिंक अनुज जी, आई थिंक कहीं ना कहीं कंपनी रिपेयर मोड में थी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये क्वार्टर के नतीजे आए, मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो कुछ क्वार्टर है डेफिनेटली बेहतर नतीजे कंपनी देगी। बट जो रिसेंटली जो US की जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना होगा कि कितना इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन स्टैंड इन US और ओवर WHO। तो ये कमेंट्री सुनने के बाद अदरवाइज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेल प्लेस है। इट्स अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट द कंपनी। आई थिंक इसमें जो पेन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अब रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव रहूंगा मैं लॉरस लैब को लेकर।